हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो हम लोग इसरो यूआरएससी टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 20 अगस्त 2017 का आया हुआ एक पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आया हुआ है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 30 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आज हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि मोर 30 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखते हैं कि बाकी का और 30 क्वेश्चन किस तरह का था। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह और प्रीवियस ईयर के पेपर के पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है, ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। तो 30 क्वेश्चन अब तक ने हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे देखते हैं 31 से। तो क्या पूछा? इन ए माइक्रो प्रोसेसर द टर्म पाइपलाइनिंग रेफर टू। पाइपलाइनिंग की बात की गई है। तो पाइपलाइनिंग क्या होता है कि पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ fetching the next instruction when the current instruction is being executed। यानी कि ऑप्शन जो सी दे रखा हुआ बिल्कुल सही दे रखा हुआ है पाइपलाइनिंग के बारे में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। For high speed bulk data transfer in a microprocessor based system commonly used method is। तो हाई स्पीड बल्क डाटा ट्रांसफर के लिए, जब हाई स्पीड ट्रांसफर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वो किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज किया जाता है, डीएमए। इन एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर कैशे मेमोरीज आर यूज टू। कैशे मेमोरी की बात की गई है। तो कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी इज वेरी फास्ट एंड यूज स्मॉल स्टोरेज टू होल्ड द करंट एक्टिव सेगमेंट टू द प्रोग्राम एंड डाटा। ऑप्शन ए में जो दे रखा हुआ है होल्ड द करंट एक्टिव सेगमेंट्स टू प्रोग्राम एंड डेटा, ये काम होता है कैशे मेमोरी का। ठीक है, ये प्लेस किया जाता है बिटवीन मेन मेमोरी और प्रोसेसर। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में क्या होता है, कैसे मेमोरी को प्लेस किया जाता है। ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड टाइम, इसलिए कैसे मेमोरी का यूज किया जाता है। RS-232 की बात करें तो RS-230 क्या होता है हमारा? सीरियल बस एंड डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है RS-232। और भी कुछ एग्जांपल है सीरियल बस के लिए, वो हो गया एक तो RS-449 भी होता है, RS-485 भी होता है, RS-422 भी होता है। तो ये सारा कुछ याद रखना, ये सारा क्या है? सीरियल बस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। एंटिटी डिक्लेरेशन इन VHDL कोड। VHDL की कोड की बात की गई है। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं? ये डिक्लेयर किया जाता है व्यू इंटरफेस ऑफ द मॉड्यूल से, व्यू इंटरफेस ऑफ द मॉड्यूल से। ठीक है, इन VHDL बाई डायरेक्शनल डाटा बस इज डिक्लेयर। बाई डायरेक्शनल डाटा बस को जब डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इन आउट फंक्शन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इन आउट फंक्शन बाई डायरेक्शनल डेटा बस के लिए। और केवल इनपुट के लिए डेटा फ्लो, इन डेटा फ्लो के लिए यूज करना रहता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इन इंस्ट्रक्शन का। इन इंस्ट्रक्शन का क्या यूज होता है? डेटा फ्लो इन। डेटा फ्लो इन के लिए इन इंस्ट्रक्शन। और आउट इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं डेटा फ्लो आउट के लिए। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल डेटा बस के लिए यूज किया जाता है क्या? इन आउट। नेक्स्ट, इन VHDL ASSERT स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज किया जाता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है रिपोर्टिंग वार्निंग एंड एरर मेजरिंग ड्यूरिंग सिमुलेशन ऑफ मॉडल। प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड फॉर काउंटर डिजाइन लार्जली अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ किसका? रिपल काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर। रिपल काउंटर को क्या बोला जाता है? एसिंक्रोनस काउंटर बोला जाता है। ठीक है, ए कोड इन विच each decimal digit is represented by a group of 4 binary bits। 4 binary bits के थ्रू अगर रिप्रेजेंट किया जाता है उस
उसे हम क्या करते हैं, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सपोज कोई नंबर दे रखा हुआ है डेसिमल 396, ये आपका डेसिमल दे रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 3 का क्या होता है 3 का क्या हो जाएगा 0011, 9 का क्या हो जाएगा 1001, और ये 6 का हो जाएगा 0110। ये कहलाता है हमारा क्या, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। ठीक है, ये 4 बिट रिप्रेजेंट को हम कहते हैं 1 निब्बल। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। A memory with 8 bit data bus and 8 bit address bus can store a maximum of, तो for an n bit address bus the memory can be stored how much, m is less than equal to 2 to the power n bytes। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, कहने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एड्रेस बस। कितना एड्रेस है यहाँ पर 8 बिट की एड्रेस बस है, तो 8 हो जाएगा 2 टू द पावर 8, दैट इज इक्वल टू 256 बाइट्स। 256 बाइट्स, तो 8 बिट एड्रेस बस है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो जाएगा मेमोरी का स्टोर करने का 256 बाइट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर को मैक्सिमम बाइनरी नंबर मैक्सिमम बिट्स का कितना रिक्वायरमेंट होता है ऑक्टल का, वो होता है 3। ठीक है, ये होता है ऑक्टल के लिए। प्लस बाइनरी की बात किया जाता है तो बाइनरी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग 2, और हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4। ठीक है, इसके लिए हेक्साडेसिमल के लिए। तो यहाँ से क्या पूछा गया, ऑक्टल के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट आर हाई। अगर सारा इनपुट हाई है तो उस केस में ही आउटपुट क्या आएगा, हाई होगा। ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे एंड गेट के केस में। तो एंड गेट के केस में एंड गेट का सिंबल की बात करें तो ये हो गया हमारा 8 गेट का सिंबल AB, ये आउटपुट आ जाएगा A.B। अब इसका ट्रूथ टेबल भी देख लो, A B हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो 4 केस बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ऑल इनपुट जब हाई है, ऑल इनपुट यानी कि दोनों इनपुट जब हाई है तो आउटपुट हमारा क्या होगा 1 होगा, और बाकी केस में क्या होगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, आउटपुट इज हाई इफ ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ऑल इनपुट्स आर हाई है तभी आउटपुट क्या होगा 1 होगा एंड गेट में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, मान लो ये हो गया मक्स। मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये सारे डाटा को क्या करता है, बहुत सारे डाटा को टू अलाउ ए नंबर ऑफ सिग्नल टू मेक यूज अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पास करवाता है। ये काम है मल्टीप्लेक्सर का, ऑप्शन डी, टू अलाउ ए नंबर ऑफ सिग्नल्स टू मेक यूज ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ओके, नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइज इज, व्हाइट नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात की गई। व्हाइट नॉइज इज दैट सिग्नल whose frequency spectrum is uniform। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। ये हो गया हमारा F, ये हो गया SNF। ओके, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। The detector that minimizes the error probability is called। तो एरर प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए जो डिटेक्टर यूज किया जाता है उसे क्या होता है, वो लाइक्लीहुड डिटेक्टर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर दिस इज। ये नंबर दे रखा हुआ है डेसिमल में, ये बाइनरी नहीं है, क्या है 10101 क्या है, डेसिमल में दे रखा हुआ है, बाइनरी में नहीं दे रखा हुआ है। इसे आपको बोला है किस में कन्वर्ट करने, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसी भी नंबर से, अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आप कन्वर्सन करना है तो कौन सा यूज़ किया जाता है, डिवीज़न मेथड यूज़ किया जाता है।
तो 16 है, 16 से डिवाइड कर देते हैं। 10101 को डिवाइड करो, तो डिवाइड करते हैं सबसे पहले 631 से डिवाइड करते हैं, 631 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रिमाइंडर। अगेन इसको क्या करो, 16 से डिवाइड करो, फिर से 16 से, तो 39 में डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 7 रिमाइंडर। अगेन इसको 16 से डिवाइड करो तो 32 2 बार में आ जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा फिर से। तो बस इतना से डिवाइड हुआ। अब इसको इस तरह से लिखते हैं 2775। तो क्या निकल कर आ गया हेक्साडेसिमल 2775। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द मीडियम विच रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव बैक टू अर्थ इज। हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को अर्थ में अगेन सेंड कर देता है, वो क्या कौन सा मीडियम है, वो होता है आइनोस्फीयर। वहाँ से क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अर्थ पे। In an Ethernet network, which device is used to forward and pack based on IP address? तो वो क्या होता है, ये होता है हमारा राउटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। How many bits represent address? How many bits internet's address is assigned to each host on an IPv4 internet which is used in all communication with the host? तो कितना एड्रेस होता है, वो होता है हमारा दिस वन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस LAN? तो वायरलेस LAN के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है CSMA मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस यूज किया जाता है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस LAN के लिए। अब देखो इतने दूर से तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट थे, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था नहीं। अब देखो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इफ IC इक्वल टू 12 मिली एम्पियर एंड IB इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर द ट्रांजिस्टर वुड हैव अ DC बीटा फाइंड करने को बोला है। तो ट्रांजिस्टर इक्वेशन की बात करें अगर हम लोग, ट्रांजिस्टर इक्वेशन वो क्या होता है, IE इक्वल टू IB प्लस IC। क्या होता है, IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये कहलाता है ट्रांजिस्टर इक्वेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टर इक्वेशन। और इसमें जो ये IC है, IC कलेक्टर करंट, वो क्या होता है, बीटा IB बेस करंट। तो ये जो बीटा यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये बीटा कहलाता है हमारा करेंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। बीटा कहलाता है करेंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब देखो क्वेश्चन में हमें IC दे रखा हुआ है और IB दे रखा हुआ है, हमें बोला है बीटा फाइंड करने। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC बाई IB। और IC इक्वल टू क्या हो गया, 12 मिली एम्पियर दे रखा हुआ है और IB कितना दे रखा हुआ है, 0.4 मिली एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद बीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 30 आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन पावर BJT to block large voltage during off state. Option C is the right answer. Load current is always negative. Load current is always negative. Negative किस में होता है लोड करंट, तो लोड करंट नेगेटिव होता है हमारा ऑप्शन सी टाइप बी चॉपर में। टाइप बी चॉपर में क्या होता है, लोड करंट हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो चॉपर क्या होता है, चॉपर इज ए स्टैटिक डिवाइस that is used to obtain a variable DC voltage from a constant DC voltage source। और इसे जो चॉपर है, चॉपर को हम बोलते हैं DC to DC कन्वर्टर। चॉपर सर्किट को क्या कहते हैं, DC to DC कन्वर्टर। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि DC to DC कन्वर्टर आल्सो नोन एज व्हाट, तो चॉपर सर्किट। ओके, ये 5 तरह का होता है। क्या क्या होता है, टाइप A चॉपर, टाइप बी चॉपर, टाइप सी चॉपर, टाइप डी और टाइप ई। 5 तरह का चॉपर सर्किट है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी टाइप बी चॉपर में नेगेटिव होता है लोड करंट।
लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है हमारा, क्या दे रखा हुआ है, a प्लस बी और a प्लस सी, ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछ रहा है। तो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बुलियन अलजेब्रा में एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या होता है, अगर a प्लस बी सी ऐसे करके दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद रखने का तरीका ये है कि 1 प्लस 2 3, देखो 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3। ठीक है, ऐसे करके याद रखना तो आपको याद रहेगा। If a 20 megahertz oscillator is used in 8051 microcontrollers, the time taken for timer to make one increment is, ये पूछा आपको, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, क्या दे रखी हुई है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है, 24 मेगाहर्ट्ज दे रखा हुआ है आपको। और अगर टाइमर फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, टाइमर फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, 1/12 इंटू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/12 इंटू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है, 24, डेट इज निकल कर आ गया हमारा 2 मेगाहर्ट्ज। कितना निकल कर आ गया, टाइमर फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज। अब बोला है टाइम टेकन फॉर 1 इंक्रीमेंट, तो टाइम टेकन फॉर 1 इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइमर फ्रीक्वेंसी, 1 डिवाइडेड बाय ये आया कितना हमारा, टाइमर फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज आया। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, यानी कि माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, 1/2 माइक्रो सेकेंड और 0.5 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन 8051 microcontroller, which of the following statement is true? 8051 माइक्रोकंट्रोलर में कौन सा स्टेटमेंट जो है इन सब में से ट्रू है? तो क्या बोल रहा है, पहला, स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 80H एंड इट इज ओनली बिट एड्रेसेबल। नो, ये क्या होता है, 81 से शुरू होता है, किससे होता है, 81H से। तो 81H कहीं पर है, हाँ ठीक है यहाँ पर है। तो क्या बोला, स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 81H एंड इट इज ओनली बिट एड्रेसेबल। देखो ये 81H है बट बिट एड्रेसेबल नहीं होता, वो क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल होता है। ऑप्शन डी, स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 81H एंड इट इज ओनली बाइट एड्रेसेबल। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिट B3 इन एस्कॉन रजिस्टर ऑफ 8051 मल्टी माइक्रो कंट्रोलर इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारा ट्रांसमिटेड 9th बिट को। ठीक है, B3 क्या इंडिकेट करता है, 9th बिट को इंडिकेट करता है। ए प्री प्रोसेसर इन सी लैंग्वेज की बात की गई। देखो इसरो के एग्जाम में सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहा है और VHDL लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहा है। ये अराउंड मान लो तो 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं इन दोनों को मिलाकर, तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो प्री प्रोसेसर इन सी इज, ये क्या कहलाता है, ए डायरेक्टिव टू अ कंपाइलर टू परफॉर्म थिंग्स बिफोर द एक्चुअल कंपिलेशन प्रोसेस स्टार्ट। ऑप्शन ए जो दे रखा हुआ बिल्कुल सही दे रखा हुआ है। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट से, लूप से बाहर आने के लिए। तो एग्जिट फ्रॉम ये कौन सा लूप में यूज़ किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का, एक तो आपको फॉर लूप में यूज़ किया जाता है, फिर वाइल में यूज़ किया जाता है, प्लस डू वाइल स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है, और स्विच स्टेटमेंट में यूज किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का लूप से बाहर आने को। तो यहाँ ऑप्शन में केवल फॉर लूप दे रखा हुआ है, तो फॉर लूप हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके नीचे जाके कमेंट में इसका आंसर देना। तो टोटल 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 2017 का पेपर। तो देखो 2017 और 2019 के पेपर को सॉल्व करने के बाद अभी तक आपको लग रहा होगा कि पेपर
इजी ही है। आई मीन लेवल जो है थ्योरेटिकल है और इजी है, थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हो। अब देखो किस लेवल का क्वेश्चन रह सकता है हमारा आने वाले एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाला है उसमें देखते हैं। प्लस और मेरे पास और तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसे भी जल्दी ही सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।